नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबर उत्तराखंड से और जो सबसे बड़ी खबर है जिस पर चर्चा सबसे ज्यादा, उत्तरकाशी का वो हादसा। उत्तरकाशी के टनल हादसे में 60 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। टनल में अब भी मजदूर फंसे हुए हैं। हालांकि सभी की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। ये अच्छी खबर है। तीसरे दिन आज बोरिंग के लिए लाई गई मशीन को इंस्टॉलेशन कर दिया गया है मशीन का, लेकिन तीसरे दिन सिर्फ मशीन का बेस बनाने का काम ही हो पाया है। वहीं बताया जा रहा है कि मशीन इंस्टॉल करने और बेस बनाने के दौरान भी लगातार मलबा गिरने से मुश्किल आई। काम के दौरान एक मजदूर जख्मी भी हो गया। प्रशासन के मुताबिक मशीन से बोरिंग में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। वहीं टनल में तकरीबन 2 किलोमीटर का एरिया मजदूरों के पास है और टनल के अंदर बिजली होने की भी बात कही जा रही है। एस्केप टनल बनाने के लिए जो तैयारियां की गई थी, उसके लिए एक बड़े डायमीटर का पाइप और ऑगर मशीन नदी लाया गया था। उसको इंस्टॉलेशन का काम लगभग पूर्ण हो गया है, तो वो एस्केप टनल का काम शुरू किया जाएगा और आगे की जानकारी जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगे तभी दे पाएंगे। तो सुना आपने, तीसरे दिन बोरिंग मशीन इंस्टॉल तो हो गई है, लेकिन अभी मजदूरों तक पहुंचा नहीं जा सका है। वहीं रेस्क्यू में जुटी टीम की माने तो कल तक मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा। मजदूरों को कल बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है थोड़ा और ज्यादा वक्त लग जाए। लेकिन सुनील और प्रभात इस वक्त हमारे सहयोगी उत्तरकाशी से जुड़ चुके हैं, उनसे अभी तक की जानकारी हासिल कर लेते हैं। सुनील, अपडेट क्या है वहां से? सभी सुरक्षित हैं, ये अच्छी खबर है, लेकिन बड़ा सवाल बना हुआ है कि और कितना वक्त? देखिए, सभी 40 श्रमिक सुरक्षित हैं। आज 2 बार परिजनों की श्रमिकों से बातचीत कराई गई। इसके अलावा एक बार डॉक्टर ने भी अलग अलग तौर पर 2 श्रमिकों से बातचीत की। डॉक्टरों की बातचीत में श्रमिकों का स्वास्थ्य का हालचाल पूछा गया। वहां पर कुछ लोगों को जो फंसे हुए हैं उनको वोमिटिंग की शिकायत है, सरदर्द की शिकायत है। तो उनके साथ साथ बातचीत के साथ साथ ही उसी पाइपलाइन के जरिए फिर उनको मेडिसिन भी वहां पर प्रोवाइड कराई गई। इसके अलावा जो मशीन जो आज इंस्टॉल होनी थी, आज दिन भर उसके इंस्टॉलेशन का काम चलता रहा। इसके अलावा उसके लिए बेस बनाने के काम अभी शाम करीब 5 साढ़े 5 बजे तक उसके बेस बनाने का काम चल रहा था, क्योंकि इस मशीन के लिए उसके साथ साथ रेल की पटरी की तरह बेस बनाना पड़ता है ताकि मशीन का मूवमेंट लगातार बना रहे। तो वो काम आज चलता रहा। ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर बाद अब जो बोरिंग का जो मेन ऑपरेशन का जो मेन पॉइंट था कि बोरिंग शुरू हो, बोरिंग का काम शुरू किया जा सकता है। इसके लिए ह्यूम पाइप टनल के अंदर पहुंचा दिए गए हैं। ह्यूम पाइप को आपस में कनेक्ट करना होता है, उसका काम भी वहां पर कर लिया गया है। तो अब रात से ये काम शुरू हो जाएगा बोरिंग का। और माना जा रहा है कि जिस तरह से जो एक मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 60 मीटर के दायरे में पूरी तरह से मलबा पड़ा हुआ है, क्योंकि कल भी जो 21 मीटर के एरिया से जो मलबा हटाया गया था, एक बार फिर से लूज फॉल हुआ है और वो जगह फिर से मलबे से भर गई है। तो अब कोशिश की जा रही है कि करीब 60 मीटर के दायरे में वहां पर ह्यूम पाइप को इंसर्ट किया जाए, लेकिन इसमें एक लंबा वक्त लग सकता है। आप कह सकते हैं कि कम से कम इसमें 24 घंटे का समय लग सकता है और मैक्सिमम अगर मानकर चलें जो वहां पर एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 50 से 52 घंटे का वक्त इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में लग सकता है। जी ठीक है सुनील, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि एक एक लम्हा जो बीत रहा है टनल में फंसे मजदूरों के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है, और साथ ही उन मजदूरों की फैमिली की अगर बात की जाए तो उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोग, उन्हें पूरी उम्मीद है कि सभी 40 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। वक्त लग रहा है क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां इस तरह की हैं, लेकिन सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद जता रहे हैं। अब आपको जी, तो टनल में यह हादसा हुआ कैसे, इसकी वजह क्या, इसे लेकर भी जांच शुरू कर दी गई है। अब आपको बताते हैं कि अभी कंडीशन क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि टनल का एंट्री पॉइंट किस तरह से है, कहां पर हादसा हुआ। ये देखिए, ये जो सबसे आगे की तस्वीर आप देख रहे हैं, एंट्री पॉइंट है। 50 मीटर तक का जो एरिया है इस टनल के अंदर का, वो सीमेंटेड है, यानी कि उसके ऊपर छत जैसी बन चुकी है। लेकिन अगले 200 मीटर का हाफ बिल्ट टनल है
जी हां, अगले 200 मीटर तक टनल में पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया और यहीं पर सुरंग में धंसा हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है कि 200 मीटर के आगे की जो जगह थी वहां ऊपर कोई सीमेंटेड एरिया नहीं होने की वजह से पानी का रिसाव हो रहा था। उसे रोकने के लिए प्लास्टिक लगा दिया गया था, पॉलिथीन लगाया गया था और उससे पानी को रोकने की कोशिश हो रही थी और यही सबसे बड़ी लापरवाही थी। यही वजह कि यहीं पर मिट्टी धंस गई और इससे आगे जो मजदूर काम कर रहे थे, 250 मीटर के बाद जो मजदूर मौजूद थे, जो काम कर रहे थे 40 मजदूर, वो वहीं पर फंस गए। यानी कि शुरू के 200 मीटर तक ठीक है, फिर 50 मीटर जमीन धंसी हुई है, मिट्टी मलबा भरा हुआ है और उसके अंदर मजदूर हैं जिनके पास 200 मीटर का एरिया है। उन मजदूरों के पास जहां पर वो इस वक्त हैं, सुरक्षित हैं, खा पी रहे हैं, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन एक एक घंटा जो बीत रहा है, एक एक मिनट जो बीत रहा है, वो उनके लिए काफी मुश्किलों वाला है। टनल का डेड एंड के जगह पर भी टनल पूरी तरह से तैयार है, बनी हुई है, लेकिन बीच का एक हिस्सा है जहां पर अभी खुदाई का काम चल रहा था, लेकिन वहीं पर मलबा गिरा और मलबे के पीछे मजदूर फंस गए हैं। उन मजदूरों को निकालने की कोशिश चल रही है, कवायद चल रही है। अब ह्यूम पाइप के जरिए उन मजदूरों को निकालने की भी कोशिश चल रही है। ह्यूम पाइप एक बहुत ही चौड़ी पाइप होती है जिसमें जगह इतनी होती है कि वहां से इंसान भी गुजर जाए, तो उस पाइप के जरिए निकालने की कोशिश हो रही है। अब मशीन वहां पहुंच चुकी है, मशीन को स्टैब्लिश कर दिया गया है। अब इस मशीन को मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, ह्यूम पाइप को। 60 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है और जो चिंताजनक बात यही है कि वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही वक्त मजदूरों की बेसब्री बढ़ा रहा होगा। हालांकि डॉक्टर्स की भी एक टीम वहां पर मौजूद है जो लगातार मजदूरों से बात भी कर रही है। डॉक्टर्स मजदूरों को मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बात कर उन्हें हिम्मत बढ़ा रहे हैं। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार टनल के अंदर फंसे मजदूरों से बातचीत हो रही है। एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने टनल में फंसे मजदूरों से वॉकी टॉकी पर बात की। ऑक्सीजन वाली पाइप से बातचीत हुई है। ये इस दौरान मिश्रा ने मजदूर से भोजपुरी में बात की और भरोसा दिलाया कि जल्द ही उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। डॉक्टर ने भी टनल के अंदर फंसे लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर्स पानी के पाइप के जरिए ये बातचीत हो रही है। सिरदर्द, उल्टी, इस तरह की शिकायत जरूर मजदूरों की ओर से की गई, जिसके बाद सिरदर्द की दवा, मल्टीविटामिन्स, उल्टी न होने वाली दवा भी भेजी जा रही है इसी पाइपलाइन के जरिए। अच्छा, परेशान मत होगी, बहुत लोग बात कर रहे बता रहे थे। आराम से निकल जीवो, कोनो चिंता के बात नहीं है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, टनल में फंसे लोगों के परिजनों की चिंता भी बढ़ने लगी है। धीरे धीरे लोग दुर्घटना साइट पर पहुंचने लगे हैं। टनल में फंसे 40 श्रमिकों में से एक सुपरवाइजर गोवर्धन नेगी के बेटे ने आज टनल साइट पर पहुंचकर अपने पिता से बातचीत भी की है। टनल के अंदर गए तो उन्होंने जो ऑक्सीजन पाइप था, पहला ऑक्सीजन बंद करा, फिर उन्होंने पाइप खोला, उसके बाद बातचीत हुई, थोड़ा मतलब बोला गया उनको कि आपके पुत्र आए हैं बाहर। तब उन्होंने हमसे बातचीत करी, तब हमने उनसे बोला कि पापा आप ठीक हो वगैरह। उन्होंने हौसला बढ़ा रहे थे और वहाँ पर जितने भी मतलब उनके साथ के दोस्त, कर्मचारी, भाई बंधु थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे। उन्होंने बोला कि मतलब काम हो जाएगा, मतलब एक आध दिन में हम बाहर आ जाएंगे, आप टेंशन वगैरह मत लेना। और उत्तरकाशी में यूपी के श्रावस्ती के भी 6 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं और उनके घरों पर सन्नाटा पसरा है। परिवार वाले परेशान हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनल में फंसे मजदूरों के परिवार से फोन पर बात की है। उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही सभी को निकाल लिया जाएगा। सीएम धामी ने बताया कि पाइप से खाना, ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। खुद पीएम मोदी भी नजर बनाए हुए हैं, लिहाजा जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा। पाइप से उनके लिए ऑक्सीजन की भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अंदर बिजली पानी सब है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर रहने के लिए भी ठीक जगह है, बस जल्दी जल्दी रास्ता बना रहे हैं। जैसे ही हो जाएगा तो बाहर निकल जाएंगे वो लोग। अंदर जा रहा है पाइप से, उनके लिए ऑक्सीजन की भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अंदर बिजली पानी सब है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर रहने के लिए भी ठीक जगह है, बस जल्दी जल्दी रास्ता बना रहे हैं। जैसे ही हो जाएगा तो बाहर निकल जाएंगे वो लोग, ठीक है ना।
और टनल में दुर्घटना से पहले का एक्सक्लूसिव वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं और दिखाएंगे कि कैसे ये हादसा हुआ है। टनल का जो पोर्शन भरभरा कर गिरा उसमें पहले से ही लीकेज था। लीकेज को रोकने के लिए लीपापोती की गई थी, वाटरप्रूफ कवर लगाया गया था और कोशिश की जा रही थी कि पानी इसी से रुक जाए। इसी जगह पर पहले भी कई बार मलबा आ चुका था। ये बड़ी लापरवाही अगर वक्त रहते ठीक कर दी गई होती, यानी कि यहाँ पर लापरवाही न की गई होती, तो 40 मजदूर अभी फंसे नहीं होते, काम भी इस तरह से रुका नहीं होता। उत्तरकाशी टनल में सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड सरकार ने सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए 6 लोगों की एक टीम बनाई है। विशेषज्ञ हैं इस समिति का हिस्सा। टीम ने मामले की जांच शुरू भी कर दी है। भूस्खलन के अध्ययन और कारणों की जांच की जा रही है। विशेषज्ञों ने स्थल का निरीक्षण किया और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि हादसे की असली वजह क्या है। और इसी हादसे को लेकर पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर जानकारी ली है। सीएम धामी ने बताया कि पीएम मोदी ने फोन के माध्यम से उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री 2 बार मुख्यमंत्री धामी से इस मसले पर बातचीत कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार श्रमिकों की कुशलता के लिए लगातार जानकारी ले रहे हैं। चिंता उन्होंने व्यक्त की है और पूरे घटनाक्रम को मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और हम लोग पूरी तरह से इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहाँ गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है। जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहाँ पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है और जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी जो है उनकी कुशलता से बाहर आ जाएं, इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुशल हैं और लगातार उनको भोजन सामग्री और पानी और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। सभी लोग लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। सर ऑपरेशन काफी तेजी से इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजकों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। कनार के दमाऊ की थाप सुनकर मुख्यमंत्री काफी गदगद नजर आए और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलजीबी मेला काफी ऐतिहासिक है। एक दौर में इस मेले के जरिए तिब्बत, नेपाल और भारत का व्यापार होता था, लेकिन आज भी जौलजीबी मेला नेपाल और भारत की साझी संस्कृति को खुद में समेटे हुए है। सीएम ने कहा कि मेलों के जरिए जहां लोगों का मनोरंजन होता है तो वहीं पहाड़ी संस्कृति को बढ़ावा भी मिलता है। अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ आर्थिक संबंधों को भी बढ़ाने में विशेष इसकी भूमिका रहती है और ये हमेशा विशेष काम करता है। मुझे भाइयों बहनों, मुझे आज प्रसन्नता है कि यह सांस्कृतिक जो मेला है यह हमारी जो विलुप्त होती हुई सांस्कृतिक धरोहर है, लोक विरासत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली के गौचर पहुंचे, जहां सीएम ने औद्योगिक और सांस्कृतिक मेले की शुरुआत की है। औद्योगिक और सांस्कृतिक मेला 7 दिनों तक चलेगा। सीएम धामी ने स्थानीय उत्पादों से बनी हुई वस्तुओं के स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इस मेले में देश के अलग अलग राज्यों से कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देने पहुंचते हैं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अहम मौके पर राजधानी देहरादून में हुई 20 करोड़ की लूट ने न सिर्फ उत्तराखंड पुलिस का सिरदर्द बढ़ा दिया बल्कि कई सवाल भी खड़े किए हैं। अब इसका बिहार कनेक्शन सामने आ रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। राज्य स्थापना दिवस
यानी 9 नवंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एक बड़ी लूट की वारदात से दहल गई। 5 लुटेरों ने ज्वेल्स के शोरूम के अंदर घुसकर 20 करोड़ रुपए के गहनों की लूट को अंजाम दिया था। खास बात ये कि उस दिन देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा था और पूरी राजधानी की पुलिस हाई अलर्ट पर थी। इसके बावजूद न सिर्फ लुटेरों ने आगरा से लूटी गई गाड़ी लेकर राजधानी में एंट्री की, बल्कि शोरूम पर पहुंचे और बड़ी आसानी के साथ इतनी बड़ी लूट को अंजाम देकर फरार भी हो गए। अहम बात ये कि खास दिन की वजह से राजधानी में इंटेलिजेंस से लेकर तमाम खुफिया एजेंसियां भी एक्टिव थी। ऐसे में लुटेरों की भनक तक न लगना बेहद परेशानी में डालने वाली बात है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम पुलिस अफसरों को तलब कर जल्द से जल्द लूट का खुलासा करने के निर्देश दिए थे और अलग से ये केस स्पेशल टास्क फोर्स को भी सौंपा गया। लेकिन 5 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस टीम महज लकीर पीटने के अलावा शायद कुछ खास हासिल नहीं कर पाई है। इस पे हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कई टीमें हमारी जो है गैर प्रांत भी गई हुई हैं। जो इनपुट हमें मिला है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो घटना में प्रयुक्त कार और बाइक है वो बरामद कर ली गई है और इस हिसाब से जो इस गैंग को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। इस गैंग द्वारा जो पूर्व में अलग अलग राज्यों में घटनाएं की हैं उसके संबंध में भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो इस पर हमारी जो टीमें बाहर गई हैं वो काम कर रही है। लुटेरे करीब 3 घंटे तक शहर में ही छिपे रहे और जब पुलिस टीम उन्हें बॉर्डर इलाकों में तलाश कर रही थी, वो चुपचाप लूट की बाइक से सहसपुर पहुंचे और बाइक छोड़कर बस में सवार हो हिमाचल की तरफ फरार हो गए। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज और तमाम सुरागों के जरिए पड़ताल तो कर रही है, लेकिन 5 दिन बीतने के बावजूद अभी तक लुटेरों से जुड़ा कोई अहम सुराग हासिल नहीं हुआ है। खबरों के मुताबिक ये गैंग बिहार से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि बिहार के एक गैंग ने पहले भी कई राज्यों में ऐसी वारदात को अंजाम दिया है। उधर खबर है कि लूटी गई गाड़ी आगरा से किराए पर ली गई थी और फिर ड्राइवर को बेहोश कर आरोपी कार लेकर फरार हो गए थे। ऐसे में 20 करोड़ की लूट वाली ये कहानी न सिर्फ कई मोड़ की वजह से पेचीदा हो गई, बल्कि इसका इंटर स्टेट कनेक्शन पुलिस को परेशान कर सकता है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही कि आखिर ये 5 लुटेरे कब गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। बताया जा रहा है पूरे घटना का एक मास्टरमाइंड जो कि बिहार के पटना जेल में बंद है, यानी कि डकैतों का जो सरगना है वो बिहार कनेक्शन इस पूरे मामले में पुलिस देख रही है, जिसको रिमांड पर लेकर उससे भी पूछताछ की बात सामने आ रही है, जिसके बाद ही कुछ ठोस तथ्य पुलिस को मिल सकते हैं। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज़ 18 देहरादून। दरगंगोत्री धाम के कपाट आज बंद हो गए। सुबह 11:45 पर कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए। सैनिक बैंड की धुन पर मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा के लिए रवाना हुई। वहीं इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे। मुखबा में मां की डोली के स्वागत में भव्य इंतजाम किए गए थे। अब शीतकाल में मां गंगा का पूजन और दर्शन मुखबा में ही होगा। 11:45 पर मां भगवती गंगे के कपाट पूर्ण पूजा पाठ और विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब मां गंगा के दर्शन शीतकालीन प्रवास मुखी मठ में होंगे। मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध होगा कि जिनको मां गंगा के दर्शन करने हो वे शीतकालीन मठ मुखबा में पधार करके मां गंगा जी के दर्शन करें। अब यहाँ पर गंगोत्री धाम में मां गंगा जी के कपाट अगले वर्ष यानी 2024 में अक्षया तीज के आखा तीज के पर खोल दिए जाएंगे। जय मां गंगे। विश्व प्रसिद्ध भगवान केदारनाथ के कपाट कल शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। पूरे विधि विधान के साथ सुबह सुबह कपाट बंद किए जाएंगे और उसके बाद शीतकाल में उखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार के दर्शन हो सकेंगे। 15 नवंबर भैया दूज के दिन सुबह 6 बजे गर्भगृह बंद होगा और उसके बाद 8:30 बजे मंदिर का मुख्य द्वार भी बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले देर रात 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। 4 बजे से 6 बजे तक हवन होगा और कपाट बंद करने की सभी पूजा और प्रक्रियाएं की जाएंगी, जिसके बाद कपाट बंद करने के बाद भगवान केदारनाथ की डोली उखीमठ के लिए रवाना हो जाएगी। ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान केदार विराजेंगे। इस साल केदारनाथ यात्रा में सारे रिकॉर्ड टूटे। 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार का दर्शन किया।
पहाड़ों पर आज गोवर्धन पूजा की गई और कल यानी कि बुधवार को भैया दूज का पर्व मनाया जाएगा। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में भैया दूज पर चिवड़े से सिर पूजन की परंपरा आज भी बनी हुई है, जिसके लिए ओखली में चिवड़े तैयार किए जाते हैं। दिवाली के बाद अब बुधवार को भैया दूज का त्योहार मनाया जाएगा, जिसके लिए अभी से पहाड़ के गांव में रौनक देखने को मिल रही है। घर घर में महिलाओं ने भैया दूज के लिए चिवड़े तैयार किए। पहाड़ के गांव में आज भी ओखल से चिवड़े कूटने की परंपरा जिंदा है। महालक्ष्मी का पर्व हो चुका है। महालक्ष्मी के पूजा के दूसरे दिन जो है पूरे उत्तराखंड में चिवड़े कूटे जाते हैं और ये परंपरा पहले से चलती आ रही है और आगे भी हम इस चीज को जारी रखेंगे। गोवर्धन पूजा के दिन धान को पानी से निकालकर लोहे की कड़ाही में भूना जाता है। फिर महिलाएं मुसलों से उसे ओखली में कूटती हैं। इससे चिवड़े तैयार हो जाते हैं। फिर उन्हें छींटकर भैया दूज के दिन देवताओं को चढ़ाया जाता है। भैया दूज का भी बड़ा महत्व है। इसमें चिवड़े कूटकर धान को भिगोकर उसके कूटना, उसको भूनना, उसके बाद कूट के उसको सर पर रखना एक बड़ा अच्छी एक परंपरा है। एक भाई बहन के प्रेम का, सौहार्द का एक बड़ा अच्छा प्रतीक है। इसको बड़े उत्साह से यहाँ पर लोग मनाते हैं। बदलते समय के साथ शहरों में भले ही रेडीमेड चिवड़े ने स्थान ले लिया हो, लेकिन पहाड़ में आज भी भाई दूज के त्योहार पर चिवड़े चढ़ाने की पुरानी परंपरा कायम है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के पाटिया गांव में भी गोवर्धन पूजा के दिन बग्वाल होती है। नदी के दोनों किनारों से पाटिया, भटगांव, जागसौड़ा और कसून के बीच बग्वाल खेली जाती है। माना यह जाता कि दो गांवों के बीच में पानी को लेकर युद्ध हुआ था। जो पानी के पास पहले पहुंचा उसकी जीत होती है और ऐसे ही आज भी परंपरा के मुताबिक पाषाण युद्ध किया जाता है। आज पाटिया गांव के युवाओं ने सबसे पहले नदी पर पहुंचकर पानी पिया। हमारी बहुत बड़ी सरहद पार की लड़ाई होती थी पहले। ये 1000-1500 साल पुरानी थी। ये राजाओं की लड़ाई होती थी। तब चलते चलते पहले कोशी में होती थी, पातिलीबगढ़ में होती थी। वहाँ से लड़ाई चलते चलते यहाँ पर अटक गई। तब से यहीं पर होती, दो सरहदों के होती। कुछ नहीं, हमारे यहाँ बस एक यही परंपरा है कि गोवर्धन पूजा के दिन हमारे यहाँ बग्वाल होती है आपस में। इसमें जो सबसे पहले पानी पीता है उसको जीता घोषित किया जाता है। तो हमारे यहाँ से कुछ हमारे गाँव वाले हुए, कुछ पार के गाँव वाले हुए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।